Hey everyone, I hope you are all doing great. So let's start today's session. This is MCQ session on directive principles of the state policy. In previous lecture we have already discussed important 15 MCQs related to this particular topic. आज के इस सेशन में हम लोग other 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा. और मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने भी वो लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर जो हमने 15 MCQs किए थे अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके वो भी क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा. हु डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज ए पायोस विशेज. सो किसने डिस्क्राइब किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को, ये कि ये क्या है, एक पायोस विशेज हैं. ठीक है, पायोस विशेज आप बोल सकते हैं कि आप सिर्फ ऐसी विशेज जिसकी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप सिर्फ होप रख सकते हैं बट रियलिटी में वो हैपेंड हो, इस पर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसा क्यों बोला उन्होंने पायोस विशेज इसको, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन है. स्टेट को एक तरह की गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट को कि आपने जब भी लॉज बनाने हैं तो इस गाइडलाइन को ध्यान में रख के बनाने हैं. अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इन पॉलिसी को कंसीडर करके जो है लॉज बनाए या फिर नहीं बनाए. ओके, सो किसने कहा था ये, ऑप्शन देखिएगा. केटी कृष्णम, एक सेकेंड मुझे पेन यूज़ कर लेने दीजिए. केटी शाह जी ने बोला है, टीटी कृष्णम आचार्य, के संथनम या फिर ग्रैनविल ऑस्टिन. सो इसका राइट ऑप्शन, आई होप आप सबने चूज़ कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीटी कृष्णम आचार्य. इन्होंने ही बोला था कि ये तो एक तरह की क्या है, पायोस विशेज हैं. ओके, सो इसके साथ ही टीटी कृष्णम आचार्य जी क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, मेंबर भी थे. सो इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा. अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन बोथ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने जो है किस तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर कंसाइंस बोला है, एसेंस बोला है, या फिर बैकबोन बोला है. आपको राइट ऑप्शन बताना है. आई होप आपने राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंसाइन बोला है. इन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने बोला था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कंसाइन है. ओके, 18 क्वेश्चन देखिए. फंडामेंटल राइट्स आर डैश इन नेचर वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर डैश इन नेचर. आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट किस नेचर के हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी किस नेचर के हैं. ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक सेकेंड रुकिएगा. ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, या फिर इन्फोर्सेबल. सो देखिए, अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है. सो अगर फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो ये नेगेटिव नेचर के हैं, और उसी तरह से अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी तो ये पॉजिटिव नेचर के हैं. क्यों ये नेगेटिव नेचर के हैं फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये जो है इन्फोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल हैं. अगर इनका वायलेशन होता है हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, और ये जो राइट है एक सिटीज़न को दिए तो जाते हैं, उसके साथ बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती हैं. बहुत सारी इसमें जो है स्टेट जो है इस पर जो है इंडिविजुअल के जो राइट्स है उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है. तो इसलिए ये क्या है, एक नेगेटिव नेचर के हैं. ठीक है, अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करूँ तो ये पॉजिटिव नेचर में किस वे में मैं बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन है. ये कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि स्टेट को जो है इनको लागू करना ही करना है, इनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है. अगर इसका इन्फोर्स नहीं किया जाता तो हम लोग जो है पर्सन को कोर्ट में लेके जा सकते हैं. तो ऐसा इसमें नहीं है. ये एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, कि अगर वो चाहे पॉलिसीज़ और लॉ बनाते हुए तो ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं इनको जो है वो कंसीडर करके जो है लॉ एंड पॉलिसीज़ बनाएं. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच वन प्रिवेल. कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जो है लॉज बना रहे होते हैं तो उन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्लैश आ जाता है. तो उस टाइम पे बोला जा रहा है कि
क्या किसको जो है प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को, या बोथ हैव इक्वल वेटेज, या फिर इट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक केस। सो देखिए, आपको पता है आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह के जस्टिसेबल नेचर के हैं, लेकिन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हैं, ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं। लेकिन अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो किसको प्रिवील किया जाएगा, सो आपके जो फंडामेंटल राइट है इन्हीं को ही जो है प्रिवेल किया जाएगा। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आपको बताना है जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है इसके आर्टिकल का क्या एक्सटेंशन है, 35 to 51, 36 to 51, 36 to 52 या फिर नन। सो मैं अपने जब लेक्चर पढ़ा रही थी बहुत टाइम मैंने इसको डिस्कस किया, जिन्होंने भी वो लेक्चर देखे होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं वो आपके 36 से लेके 51 तक जो है इसमें आर्टिकल्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, डील करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कंसेप्ट जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ये किस कंट्री से जो है ड्राइव किया गया। मैंने आपको बोला था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने 60 कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, डिस्कस किया, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करके ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसी तरह से आपने देखा था फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के विल ऑफ राइट से लिया गया। उसी तरह से आपको बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, होप सो आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने जो है अपने फंडामेंटल राइट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लेकिन आयरिश वालों ने इसे कहाँ से कॉपी किया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, लेकिन आयरिश वालों ने इसको कहाँ से कॉपी किया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनको जो है उसमें कंटेन है, उसमें एंश्राइंड है। ठीक है, सो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, या फिर पार्ट 4 है। एक सेकेंड रुकिएगा। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, और पार्ट 4A में क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 3 में आपका क्या आता है, पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 देखिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट। आपने बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या स्कोप है और फंडामेंटल राइट का क्या स्कोप है, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। सो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन वाइल फंडामेंटल राइट वर्क एट अ माइक्रो लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी ऑप्शन देखिए, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स हैव ए इक्वल स्कोप एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। DPSP फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक जस्टिस वाइल फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज। DPSP एंड FRS हैव अ ओवरलैपिंग स्कोप एंड प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स। ठीक है, सो इसका अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूँ ना, इसमें ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो देखो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल पता है, ये इसमें लिखा हुआ है कि ये एक तरह से जो क्या करते हैं, राइट जो है सिटीजन के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, वर्क लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे जो है ये काम करते हैं। ठीक है, ये बोला गया, लेकिन इसका ये राइट ऑप्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, एक सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किस पे जो फोकस करते हैं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं कि कंट्री में जो है एक तरह का लोगों को क्या सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, लेकिन अब वहीं पे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, जो इसकी फ्रीडम है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको बचा के रखता है कि किसी तरह का उसकी फ्रीडम का वायलेशन ना हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये अगर डी ऑप्शन की बात करो, ओवरलैप तो करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स को कहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो सिर्फ गाइडलाइंस है ना, इनको इम्प्लीमेंट
इनको जो है किसी लॉ के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता ना, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी ही रहेगा, आई थिंक सी ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल बाय लॉ? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके येस दे आर इन्फोर्सेबल थ्रू लीगल मैकेनिज्म, नो दे आर नॉट जस्टिसेबल एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दे आर पार्शली इन्फोर्सेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, डीपीएसपी इन्फोर्सेबिलिटी वेराइज डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जुडिशरी। सो इसका भी राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है, ये इनको जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कि जब लॉ बनाया जा रहा है तो इनको ध्यान में रखते हुए, इनको कंसीडर करते हुए जो है लॉज लाए जाए, जिससे लोगों का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट हो सके, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। लेकिन किसी भी लॉ के द्वारा जो है इनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये जो आपके डीपीएसपी हैं ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी? आपको बताना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन है। हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी डीपीएसपी में, सोशलिस्टिक, गांधीन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे कौन सी बेस्ड है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब गांधी जी के जो आइडियाज़ थे, जो उनके व्यूज़ थे कि एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, लोगों को कैसे रहना चाहिए, तो उसी के ऊपर ये जो है आपके डीपीएसपी बेस्ड हैं। गांधीयन आइडियोलॉजी पे उनको बोला जाता है गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 of the Indian Constitution, the state shall direct its policies towards securing। जो आपका आर्टिकल 39 जो आपने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, ये स्टेट को क्या क्या डायरेक्शन देता है कि कैसे पॉलिसी बनाते समय जो है क्या क्या डायरेक्शन देता है कि आपको इसको कंसीडर करते हुए पॉलिसीज़ बनानी है। राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, प्रोटेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, सो या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, हमने 39 में जो है एफ़ क्लॉज तक पढ़ा था, आर्टिकल 39 के एफ़ क्लॉज तक आपके आते हैं, 6 क्लॉज उसके अंदर आते हैं, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए थे। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कि सभी लोगों को जो है शिक्षा का अधिकार देना है। आपने जो मैन वीमेन हैं उनको इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देना है उनको, ठीक है। आपने जो है वर्कर्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका राइट ऑप्शन है। और मैंने आपको याद करना आने के लिए बताया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में कि जो आपका 38 आर्टिकल है वो इक्वलिटी की, जो वो जस्टिस की बात करता है कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस दो, वेलफेयर प्रोवाइड कराओ। वेलफेयर कैसे हो सकता है स्टेट का, जब उनको सभी तरह, हर तरह का जस्टिस उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, लेकिन मैंने बोला था आर्टिकल 39 जो है आपकी इक्वलिटी की बात करता है कि हर क्लास, हर सेक्शन, जो पुअर सेक्शन, उनको इक्वलिटी जो है प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, मिनरल्स का, किसी एक का ही जो है ओनरशिप ना रह जाए रिसोर्सेज पे, तो प्रोडक्शन पे। तो ये सब चीज़ें भी जो है हमने एफ क्लॉज पढ़े थे। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है आप अटेंड कीजिए, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। सो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो देखिए कौन सा आर्टिकल है आपका जो डील करता है कि विलेज पंचायत जो है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। सो आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 43। एक सेकेंड, इस पेन को पता नहीं क्या हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 40 जो है वो डील करता है। आर्टिकल 40 हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल में, गांधीयन प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल ही आर्टिकल 40 से स्टार्ट होता है, जो कहता है कि क्या करना चाहिए, विलेज पंचायत जो है होनी चाहिए, लोकल लेवल पे भी पंचायत होनी चाहिए। क्योंकि लोकल लेवल पे जब हम लोगों को जो है अथॉरिटी देंगे, उनको पावर्स देंगे कि अपनी जो अपनी विलेज है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो यहाँ से क्या होगा, लोगों में जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी लोगों में, ठीक है। उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, उनकी वैल्यूज़ का, इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। ओके, और लोगों की डिसीजन मेकिंग होगी, इससे उनकी मेंटली जो स्किल है वो डेवलप होगी, ठीक है। सो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, तो इस पे ये आर्टिकल आपका 40 के साथ डील करता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेस इन रूरल एरिया एज अ स्टेटेड इन। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है ये गाइडलाइंस देता है स्टेट को कि कोशिश करनी चाहिए स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं उनको जो है डेवलप करना है, उनको प्रमोट करने के लिए कौन सा आर्टिकल जो है डील करता है। सो आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A या फिर आर्टिकल 44। एक सेकेंड, आर्टिकल 44। सो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका है 43V। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। ये भी आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। जहाँ पे भी आपको लोअर लेवल की बात की गई होगी ना, वहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, ये गांधी जी के ही प्रिंसिपल है। आप देखते हो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आप क्या देख रहे हो, वर्कर्स के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, इक्वालिटी जस्टिस की बात हो रही है, तो ये सोशलिस्टिक है। लेकिन जब आप देखते हो कि लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है प्रिंसिपल लाए गए, जो चीज़ों की बातें हो रही हैं वो आप सब याद रखेंगे कि ये क्या है, गांधीयन जी की आइडियोलॉजी है। ओके, और अगर लिबरल की बात करूँ तो वो एक पर्सन की लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में जो है बात की जाती है उस प्रिंसिपल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एवरी monuments or place of artistic or historical interest according to article। देखिए, स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करने हैं जो भी आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकली इंटरेस्टेड जो प्लेस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली, उनको जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। स्टेट को, द स्टेट की बात करूँ दैट मीन्स गवर्नमेंट की बात करूँ, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये आर्टिकल जो है किस के साथ जो है, कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है। सो एक सेकेंड, सो आर्टिकल 48, 49, 50 या फिर 51। सो आई होप आप सब ने राइट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 49 जो है इसमें जो है स्टेट को ये गाइडलाइन देता है कि आपको मॉन्यूमेंट्स होगी, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होगी, जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, which constitution amendment introduced the provision for free legal aid to the poor under DPSP। so 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका बताना है आपको कि ये जो आपका आर्टिकल है, एक सेकेंड रुकिएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये चीज़ लाई गई थी कि लीगल एड्स जो है देनी चाहिए पुअर को अंडर DPSP। लीगल एड्स मतलब कि जो लोग जो हैं उनको लीगल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, किसी की इक्वालिटी जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उसको जो है कोर्ट में वो जा सके। अगर एक पुअर पर्सन होगा तो अगर वो कैसे जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि अगर वो फैसिलिटी एक लॉयर ही नहीं हायर कर पा रहा है तो वो कैसे जो है कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए जो है उनको लीगल एड्स देने की भी जो है बात की गई है। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है लाया गया था इसको। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो राइट ऑप्शन आपने देख ही लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये लाया गया था कि आपको क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, लीगल एड्स भी जो है लोगों को प्रोवाइड जो है वो करवानी है। और ये आर्टिकल किसके साथ डील करता था, आपका 39A में जो है ये बात बोली गई थी। ठीक है, सो दिस इज़ टुडे सेशन। ओके, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अपने व्यूज़ होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने ओपिनियंस जो भी आप अगर सजेशन देना चाहें हमें कुछ वीडियो लेक्चर्स के रिलेटेड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।